नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने चर्चा शुरू कर रखी है सेलों के बारे में। सेल के अंदर जो आग्नेय सेल है उसका विस्तार से अपन ने एक्सप्लेन किया और अब अपन देखने जा रहे हैं कि अपने परतदार सेलें जो होती है, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है, वो क्या उनकी विशेषताएं होती है, किस प्रकार की होती है, उसके बाद में अपन देखें कायांतरित और रूपांतरित सेलों के बारे में। ठीक है, तो सेल की चर्चा अपन कर रहे थे। बात सेल या चट्टान रॉक्स की बात अपन कर रहे थे। तो अब बात करेंगे 2 नंबर की जो सेल है, परतदार सेल, इसको अवसादी सेल भी कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की चर्चा अपन यहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सेल है, इसका जो नाम है मुख्य रूप से सेडिमेंट शब्द से इसका नाम पड़ा है। और सेडिमेंट जो होता है, इसका नाम है, सेडिमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है व्यवस्थित। व्यवस्थित होना, ठीक है ना। यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो व्यवस्थित, यानी मलबे के व्यवस्थीकरण से इनका निर्माण होता है। सामान्य भाषा में अपन कहें अवसाद इसलिए कहते हैं कि अनाच्छादन प्रक्रियाओं के तहत अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा अपर्दित मलबे के निक्षेपण या जमने से निर्मित सेल, ठीक है। तो जो अपर्दित मलबा जो होता है, अपरित जो मलबा होता है उसको अवसाद बोलते हैं। और इसे अवसाद के जमने से जो परतें बनती है उसको अवसादी सेल कहा जाता है। उसको अवसादी सेल कहा जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाएं कौन सी होती है? अनाच्छादन का सामान्य अर्थ होता है आवरण हटना। आवरण हटना अर्थात धरातल के ऊपर गठित होने वाली वे प्रक्रियाएं जिनसे धरातल का ऊपरी आवरण हट जाता है, जो अपर्दन और अपक्षय के लिए उत्तरदायी होती है। तो मुख्य रूप से जैसे कि हवा, वर्षा यानी जल, ठीक है ना, और हिमानी, ये क्या करती है? धरातल के ऊपरी आवरण को हटा देती है और हटा करके उनका अपर्दन करती है। और अपर्दन करने के बाद में उनका आगे जा करके जहाँ वेग कम होता है वहाँ निक्षेपण करती है। और उस निक्षेपण से निर्मित जो सेल होती है उसको कौन सी सेल कहते हैं? अवसादी सेल या परतदार सेल कहते हैं। समझ गए? तो ये तो हो गया बेसिकली इसका अर्थ। सामान्य अर्थ इसका यही है, निक्षेपण से बनी सेल। विशेषताएं क्या होती है इसकी? विशेषताएं ये होती है, पहली बात तो यह है परतदार होती है। इसमें परतें पाई जाती है क्योंकि बहती हवा, बहते जल के द्वारा अनाच्छादन प्रक्रियाओं के तहत विभिन्न प्रकार की परतों को काट काट के, अवसाद को काट काट के ले जा करके और व्यवस्थित क्रम में उनका निक्षेपण किया जाता है। एक परत के ऊपर दूसरी परत जमा कर जाती है, उसके ऊपर तीसरी परत जमा कर जाती है। तो व्यवस्थित परतदार जो व्यवस्थीकरण जो होता है, परतों के रूप में जो जमा होता है, इसके कारण इसकी संरचना कैसी हो जाती है? परतदार होती है। एक बात। दूसरा, ये रंध्र युक्त होती है, इनमें रंध्र पाए जाते हैं। तीसरा, इनमें जीवांश पाए जाते हैं। यही सेलें हैं जिनमें जीवांश की मात्रा पाई जाती है। आग्नेय में भी नहीं होती है और कायांतरित में भी जीवांश की मात्रा नहीं होती। इनमें कार्बन की मात्रा भी मिलती है। ठीक है ना। ये इनकी प्रमुख रूप से विशेषताएं होती है। रवेदार नहीं होती, रवों का अभाव पाया जाता है।
रवे का मतलब होता है एक ही प्रकार के तत्व से बड़े आकार का पिंड तैयार हो जाना, उसको एक रवा कह सकते हैं। तो वहाँ इनका अभाव इसमें पाया जाता है। ये मुख्य रूप से ये प्रदार जो सेल है इनकी विशेषताएं पाई जाती है। इसके अलावा वो कठोर थी तो ये मुलायम होती है, ये सेलें कैसी होती है, मुलायम होती है। तो ये प्रदार सेलों की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रदार होती है, रंध्रयुक्त होती है, अवसाद से बनी होती है, जीवांश होते हैं, कार्बन युक्त होती है, रवों का भाव पाया जाता है और मुलायम होती है। ठीक है, अगला बिंदु अब देखेंगे अवसादी सेलों के या प्रदार सेलों के प्रकार, साथ साथ में नोट करते चलें और याद भी इनको करते चलें, पढ़ते चलें, उसके साथ साथ में नोट कर लोगे तो रिवाइज भी आपका हो जाएगा। प्रदार सेल के प्रकार, ठीक है। तो निर्मित पदार्थ प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर किन पदार्थों का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे कि सेल चूर्ण के आधार पर। सेल चूर्ण का मतलब होता है चट्टानों के टूटकर, चट्टानों का जो मलबा है वो टूट करके हट करके उसके जमाव होने से इन सेलों का निर्माण होता है। तो सेल चूर्ण के आधार पर निर्मित सेल, ठीक है। तो सेल चूर्ण के आधार पर निर्मित सेल यानी जिन सेलों का जो अन्य सेलें होती है, चाहे कोई सी हो, उसमें आग्नेय, अवसादी और कायन तीनों का अपर्ण और अपक्ष होता है, ठीक है ना। और उनका जो मलबा है बह करके अनासादन प्रक्रिया द्वारा दूर तक ले जाया जाता है और उसका निक्षेपण कर दिया जाता है। तो इन सेल चूर्ण से नई परत बनती है, तो उसके आधार पर सेलों का निर्माण। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे कि जो सेलें पाई जाती है उसमें चिक्का मिट्टी, कांग्लोमेरेट और बालू का पत्थर, बलुआ पत्थर कह दो, बालू का पत्थर, ये इसके उदाहरण है। सेल चूर्ण से निर्मित सेलों की अपन बात करें तो उसमें चिक्का मिट्टी, कांग्लोमेरेट और बालू का पत्थर मुख्य सेलें जो है ये प्रदार सेलें पाई जाती है, ठीक है ना। और ये सेल चूर्ण से निर्मित सेलें होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार जो सेलें होती है उनके अंश पाए जाते हैं, उनके अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है ना। सेलों के यहाँ ये लिख दूँ मैं, सेलों के चूर्ण से निर्मित, वही है सेल चूर्ण निर्मित, कट करके बह करके चले जाने और उसके जमाव से इसका निर्माण होता है। दूसरा प्रकार है जैविक तत्वों से निर्मित सेल। कई ऐसी प्रदार सेलें होती है जिनमें जैविक तत्व पाए जाते हैं और उन जैविक तत्वों से निर्मित सेलें होती है। तो उसके आधार पर इनको दो भागों में यदि बांटे अपन, एक तो होती है चूना प्रधान, चूना प्रधान सेल, ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से जो जैविक तत्व पाया जाता है वो सेलें वो जैविक पदार्थ होते हैं जिनके वे जैविक पदार्थ जिनके मरने के बाद शरीर चूने में कन्वर्ट हो जाता है, उनसे निर्मित सेल जो होती है वो चूना प्रधान सेलें होती है। मुख्य रूप से इसमें नाम आता है डोलोमाइट का। कौन सी आती है इसमें? डोलोमाइट। अब आप कहोगे भाई वे वैसे कौन से तत्व है, जैविक जीव है जिनके
मरने से उनके शरीर में का जो भाग है वो चूने में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने समुद्री जो क्षेत्र में पाए जाने वाले तटीय क्षेत्रों में जो जीव होते हैं, उन जीवों का जो जिसको अपन ने जिसका वो अपने सीप वगैरह, जिसको सीपी बोलते हैं, ठीक है ना, समुद्र जीव होते हैं, कोरल जो होते हैं, तो उनके मरने से, उनके अस्थि पंजर के जमने से विभिन्न प्रकार के द्वीपों का, जैसे कोरल द्वीप बनता, तो उनका निर्माण हो जाता है। तो कई तरह के ऐसे जीव हैं जिनमें शरीर है उसमें चूने के अवशेष पाए जाते हैं। दूसरा होती है कार्बन प्रदान सेल। तो कार्बन प्रदान सेल वो होती है जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो कार्बन किस में होगा? वनस्पतियों का अंश जहां पे होगा, जीवों का अंश होगा, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि कोयला प्रधान सेल है, कोयला प्रधान सेल, ठीक है ना। ये कोयला प्रधान सेल जो होती है वो कार्बन प्रधान सेलें होती है। और इन सेलों से, इन तत्वों से निर्मित सेलें जो होती है उसमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। तो ये जैविक तत्वों के आधार पर इन सेलों का निर्माण होता है। अब एक होता है रासायनिक तत्वों के आधार पर परतदार सेलों का निर्माण। रासायनिक तत्वों के आधार पर, ठीक है। तो रासायनिक तत्वों में अपन देखेंगे इसके भी 3 प्रकार है। इसके भी कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। और इसमें पहला प्रकार जो है वो है जल द्वारा निर्मित। अब जल क्या करता है? जल द्वारा निर्मित, अर्थात जल अन्य सेलों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। रासायनिक अभिक्रिया करता है जिससे नवीन सेल का निर्माण होता है। घोल बन जाता है, घोल बन करके वापस वो जमता है तो नवीन सेल का निर्माण होता है। तो ऐसी सेलें कौन सी होती है भाई? जल द्वारा निर्मित सेलें होती है, ठीक है ना। तो इसमें जल का महत्वपूर्ण इसमें रोल होता है। इसके भी 3 प्रकार है, नदीकृत, झीलकृत और हिमानीकृत। इसके भी 3 प्रकार है। यह नदी द्वारा ला करके बिछाई गई मिट्टी जो है उसके द्वारा बनी जो सेल है वो नदीकृत कहलाती है। झील में जो अवसाद के जमा होने से सेल बनती है वो झीलकृत कहलाती है। और हिमानियाँ जो सेल का निर्माण करती है तो हिमानीकृत सेल कहलाती है, ठीक है ना। इसमें एक होता है वायु द्वारा निर्मित। यह प्राय पूछा भी गया है। वायु द्वारा निर्मित परतदार सेल। हवा क्या करती है? हवा भी घर्षण का काम करती है और घर्षण से पदार्थ को तोड़ करके बहा कर ले जाती है। हवा पदार्थ को तोड़कर बहा कर ले जाती है, नहीं ले जाती, और उसका आगे जाकर क्या करती है? निक्षेपण करती है। तो इस हवा से बनने वाली जो सेल है उसको हवा द्वारा निर्मित है। लोएस, जिसका नाम आपने प्राय सुना होगा, लोएस बार बार आता है, लोएस सेल है, तो यह हवा द्वारा निर्मित सेल है। समझ गए? बहुत बार आता है। और स में आता है एक हिमानी द्वारा निर्मित। हिमानी द्वारा निर्मित। हिमानियाँ क्या करती है? पहाड़ी क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के चट्टानी अवशेषों को बहा करके लाती है और जमा कर देती है। तो इसको बोलते हैं भाई हिमोड। हिमानी द्वारा निक्षेपित जो स्थिर रूप होते हैं वो हिमोड कहलाते हैं। तो हिमोड जो है वो हिमानियाँ ला करके उनका जमाव करती है और नवीन सेल का निर्माण भी
करती है, ठीक है ना। तो यह प्रमुख रूप से अवसादी सेल है, सेल चूर्ण के आधार पर, जैविक तत्वों के आधार पर और रासायनिक तत्वों के आधार पर। सेल चूर्ण के आधार पर सेलों का चूर्ण काट करके विभिन्न प्रकार की जो अनासंध प्रक्रिया है वो लाती है और जमा कर देती है। तो चिक्का मिट्टी, कॉन्ग्लोमेरेट, बालू का पत्थर का जवाब के रूप में विभिन्न सेलें बनाती है। जैविक तत्वों से निर्मित जैसे चूना प्रदान, तो इसमें चूने के अवशेष पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार की सेलों में, तो उनसे निर्मित सेलें जो होती है जैसे कि डोलोमाइट, उसमें चूने के अवशेष होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन प्रदान, जिसमें कोयला होता है, कोयला प्रदान सेलें होती है, उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और उसके बाद रासायनिक तत्वों के आधार पर सेलों का निर्माण है 3 प्रकार, जल द्वारा, ठीक है, नदीकृत, झीलकृत, वायु द्वारा, लोइस का पटार और हिमानी द्वारा हिमोड का निर्माण। समझ गए, इस प्रकार से इन सेलों का निर्माण ये करती है। और अगली जो सेल हो जाएगी अपनी वो कायांतरित हो जाएगी, इसमें सागरी हो जाएगी भाई। अगली सेल जो हो जाएगी उसका नाम होगा कायांतरित सेल, परतदार सेल के बाद में। तो बेसिकली बातें हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, साथ साथ में पढ़ते चलो, समझते चलो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी बच्चों की डिमांड है भाई प्रश्नोत्तर जल्दी आने वाला है, जल्द ही हम हमारे अन्य कार्यों से फ्री होंगे तो आपके लिए प्रश्नोत्तर सीरीज शुरू कर देंगे। तीसरा प्रकार जो सेल का है वो है कायांतरित या रूपांतरित सेल। ठीक है ना, कायांतरित या रूपांतरित। अंग्रेजी अपनी अच्छी है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। अब ये कैसे बनती है तो इसका ध्यान से देखिए, इसमें दाब ताप परिवर्तन से, ताप दाब परिवर्तन से सेल का रूप परिवर्तन हो जाता है, वह नई सेल का निर्माण होता है। नई सेल का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसी नवनिर्मित सेल जो है कौन सी सेल कहलाती है? कायांतरित या रूपांतरित सेल कहलाती है। कायांतरित या रूपांतरित सेल कहलाती है, समझ गए। तो ये रूप परिवर्तन से होता है और ये होता है किससे? ताप दाब के परिवर्तन से। विभिन्न प्रकार की सेलें धरातल के आंतरिक भाग में जमा हो जाती है और जमा हो जाती है तो उनमें ताप के बदलने से, दबाव के बदलने से उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो रूप परिवर्तन होने से उसमें नई सेल है उसका निर्माण हो जाता है। अब इसकी जो कायांतरित और रूपांतरित सेलें होती है उनकी विशेषताएं क्या होती है भाई? विशेषताएं क्या होती है? ये अन्य सभी प्रकार की सेलों के रूप परिवर्तन से इनका नई सेल का निर्माण होता है। तो ये कठोर सेलें होती है, एक बात जीवांश का अभाव पाया जाता है, इसमें जीवांश नहीं होता भाई। तीसरा, महत्वपूर्ण खनिज इसमें पाए जाते हैं, खनिजों में भरपूर होती है, महत्वपूर्ण खनिजों से धनी होती है, ये इसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। खूब सारे खनिज इसमें मिलते हैं तो खनिजों में काफ़ी धनी होती है। और तीनों प्रकार की सेलें, आग्नेय अवसादी और कायांतरित सेलों, तीनों प्रकार की सेलों से जो रूप चेंज होता है उससे नई सेल का निर्माण पाया हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें भौतिक अपक्ष या परिवर्तन ज़्यादा होता है, रासायनिक कम होता है, ठीक है ना।
रासायनिक कम होता है, इसमें भौतिक अपक्षय ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें कायांतरित सेलें होती कौन कौन सी है, कैसे बनती है, तो इसमें अपन देखेंगे ये 4 प्रकार से बनती है। एक तो प्रकार होता है तापीय कायांतरण बोलते हैं उसको, ठीक है ना, या इसको संस्पर्शीय कायांतरण बोलते हैं। संस्पर्शीय कायांतरण या तापीय कायांतरण बोलते हैं। इसमें होता है क्या, देखिए, तापीय जो कायांतरण होता है उसमें धरातल के अंदर से, धरातल से जब मैग्मा बाहर आता है तब धरातल के रंध्रों में मैग्मा प्रवेश करता है, ठीक है, और अन्य सेलों के संपर्क में आता है। चूंकि मैग्मा गर्म होता है काफी अधिक, और इस संपर्क में आने से नई सेल का निर्माण होता है, नई सेल का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं संपर्क कायांतरण और तापीय कायांतरण के नाम से भी पुकारते हैं। तो गर्म सेल, गर्म मैग्मा के संपर्क में जब दूसरी सेल आती है तो उस संपर्क में आने से उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना, और इस तरह से एक नई सेल बन जाती है, उसको बोलते हैं तापीय कायांतरण। एक होता है गतिक कायांतरण, ठीक है ना, गतिक कायांतरण। गतिक कायांतरण में क्या होता है, यह बड़े क्षेत्रों में घटित होता है। बड़े पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जो विवर्तन होते हैं, विवर्तनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इसमें दो विवर्तनिक प्रक्रिया जो होती है वो इसमें सक्रिय रहती है, ठीक है ना। इसके कारण बड़े क्षेत्रों में ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं और नवीन सेल का निर्माण होता है, नवीन सेल का निर्माण होता है। इस नवीन सेल का निर्माण होता है, इसे गतिक कायांतरण बोलते हैं। ठीक है ना, यह होता है अपना गतिक कायांतरण। इसके अलावा तीसरा पर 4 प्रकार है इसके। तीसरा जो प्रकार इसका है वो है जलीय कायांतरण। तो कई सेलें जल के संपर्क में आने से, ठीक है, कई सेलें जल के संपर्क में आती है तो जल उसके साथ में क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे नमक आया, नमक के साथ में जल घुल क्रिया करेगा तो घोल बना लेगा। चूने के साथ में यदि जल मिलेगा तो घोल बना लेगा, ठीक है। तो संपर्क में आने से मूल सेल जो होती है, मूल सेल में रूपांतरण हो जाता है। और नई सेल बनती है, नई सेल बनती है। ऐसा रूपांतरण जलीय रूपांतरण कहलाता है या कायांतरण कहलाता है, ठीक है ना। नमक के साथ और चूने के साथ, इनके साथ जल अभिक्रिया करेगा तो घोल बना लेगा, ठीक है ना। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। चौथा होता है
तापीय तापीय गतिक तापीय जलीय कायांतरण, तापीय जलीय कायांतरण। देखिए भाई, इसमें क्या होता है, दोनों तत्व सक्रिय, ताप व जल दोनों तत्व सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और नई सेल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कितने प्रकार हो गए इसके, 4 प्रकार हो गए, समझ गए। तो ये इस प्रकार से सेलों का जो निर्माण होता है वो कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। अब प्रमुख कायांतरण कौन कौन सा होता है वो देखें। उदाहरण देखिए, ये यहां से प्रश्न उठता है, प्रमुख कायांतरण। ठीक है, सबसे पहले आग्नेय सेल। आग्नेय सेलों में प्रमुख रूप से कायांतरण कौन कौन सा होता है। तो आग्नेय सेल में एक तो होती है, देखो, ग्रेनाइट, एक होती है ग्रेबो, एक होता है चूना पत्थर, चूना पत्थर नहीं, बेसाल्ट। अब इनका कायांतरण किस में होता है, आग्नेय सेल का कायांतरण है, ठीक है ना। तो ग्रेनाइट होती है वो नीश में बदल जाती है, इससे नीश बनती है। ग्रेबो जो है उसका नाम है एल्फीबोलाइट, एल्फीबोलाइट। और बेसाल्ट है, इसका नाम है सर्पेटाइन। इस प्रकार से आग्नेय सेलों का रूपांतरण, ग्रेनाइट नीश में बदलती है, ताप दाब के परिवर्तन से ग्रेबो एल्फीबोलाइट में बदलता है, और बेसाल्ट जो है वो सर्पेटाइन में बदलता है, ठीक है ना। ग्रेबो, माफ कीजिएगा ऊपर नीचे हो गया। ग्रेबो सर्पेटाइन और बेसाल्ट अपना है एल्फीबोलाइट। ये करना भाई, ग्रेबो सर्पेटाइन और बेसाल्ट है एल्फीबोलाइट। उसके बाद में है अवसादी सेल का कायांतरण। अवसादी सेल का कायांतरण होता है, इसमें प्रमुख रूप से जैसे बालू पत्थर, ठीक है, यह बालू पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, ठीक है। चूना पत्थर अपना संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। फिर अपना है सेल जो है वो स्लेट में बदल जाती है। सेल स्लेट और कोयला, ये भी प्रदार सेल है, ग्रेफाइट, ठीक है ना, कोयला, ग्रेफाइट और हीरा में बदल जाती है, ठीक है ना। तो ये कायांतरण ही है। बालू पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाती है, सेल स्लेट में बदल जाती है और कोयला ग्रेफाइट में बदल जाता है। और तीसरा है कायांतरित सेल का पुनः कायांतरण होता है। कायांतरित सेलों का कायांतरण है, अर्थात कायांतरित सेल खुद में भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। इसमें जो कायांतरण होता है स्लेट सिस्ट में बदलता है,
और जो सिस्ट है फाइलाइट, यही है। स्लेट सिस्ट में बदल जाता है, सिस्ट जो है फाइलाइट में बदल जाता है। इस प्रकार के कारण यहाँ से प्रश्न उठता है भाई कि आग्नेय सेल में ग्रेनाइट क्या बनता है, नीस ग्रेबो क्या बनता है, सर्पेटाइन बेसाल्ट क्या बनता है, एल्फीबोलाइट। अवसादी सेल में कांद्रण होता है तो उसमें अपन देखेंगे तो बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, शेल, स्लेट, कोयला, ग्रेफाइट और हीरे में बदल जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ से पूछ लेते हैं कि स्लेट कौन सी सेल है, तो स्लेट जो है वो कायांतरित सेल है। ठीक है ना। पूछ ले सर्पेटाइन कौन सी कायांतरित है, नीस कौन सी कायांतरित है, ग्रेबो क्या है आग्नेय सेल है, चूना पत्थर क्या अवसादी है, कोयला क्या अवसादी है। तो इस प्रकार से स्लेट ये कायांतरित है, सिस्ट में, सिस्ट फाइलाइट में ये भी अवसादी कायांतरित सेलें पाई जाती है। तो ये प्रमुख प्रकार की 3 सेलें थी, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित सेलों की विस्तार से अपन ने चर्चा की। ठीक है ना। अगले टॉपिक में देखेंगे अपन अनासाधनकारी प्रमुख प्रक्रियाएं, जिसमें अपक्षय और अपरदन की विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए आप देखिए हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।